Hello guys, my name is San Chakravorty and I welcome you to Concept with Baba YouTube channel. I am going to take you basic electrical and we will also take care of civil and mechanical. The mechanical portion will be taken by Ravi sir and other fellow teachers. So the analysis will be in bilingual. So now come to the basic electrical. इलेक्ट्रिकल में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक लॉज और टर्मिनोलॉजीज पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूँ ओम्स लॉ, जो आप यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं। ओम्स लॉ इज़ द मोस्ट बेसिक लॉ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference or voltage across its ends, provided physical conditions like temperature etc. do not change. Current, तो यहाँ पे लिखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्या हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर हम यूज़ करेंगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? Which one is correct? So I would say here this one is correct and this one is wrong. Why? Because कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहले वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, उसके बाद करंट उस सर्किट में आता है। तो इसलिए वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल का मतलब यही है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हुआ, इन द सिमिलर वे करंट भी उस सर्किट में इंक्रीज होगा। तो हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटा के इक्वल साइन दे तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे आई के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट और इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जैसे लिया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाए हुए। तो जैसे ही मैं इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करूंगा, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, और करंट हमेशा प्लस से फ्लो होता है और नेगेटिव में आके ख़त्म होता है। सो इन दिस डायरेक्शन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। सो एज पर द ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि ये सर्किट में जो वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और in reverse we can say that V by I equal to R। तो यही पे ओम्स लॉ का मेन मीनिंग है कि ये V by I जो ये रेशियो है, दिस विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो। और ऐसे प्रॉपर्टी, ये ओम्स लॉ फॉलो करने वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्किट। मतलब जहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और साथ में करंट इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्किट। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ, यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के थ्रू मैंने करंट को डिनोट किया जो कि जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और वाई एक्सिस के थ्रू वोल्टेज को डिनोट किया जिसका यूनिट होता है वोल्ट ओनली। तो लीनियर ग्राफ कैसे होता है? अगर मैंने थोड़ा सा करंट इंक्रीज किया, सिमिलर रेस्पेक्ट में उतना ही वोल्टेज इंक्रीज होगा। सिमिलरली थोड़ा सा और अगर करंट को इंक्रीज किया, सिमिलरली वोल्टेज और थोड़ा सा सेम अमाउंट पे इंक्रीज होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने वाले सारे सर्किट्स ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो ये जो द डिस्कवरर ऑफ दिस ओम्स लॉ था सर जॉर्ज साइमन ओम 1827 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, शायद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उन्होंने एक कंडक्टर लिया था। दिस विल बी अ कंडक्टर। ये कैसा कंडक्टर है? इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। मतलब जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया जो इसको वोल्टेज सप्लाई करेगा। अब सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था? सर जॉर्ज साइमन ओम ने इस कंडक्टर के अक्रॉस सीरीज में एक एमीटर लगा दिया। एमीटर इसलिए लगाया ताकि वो करंट को मेजर कर पाए, और सिमिलरली ये जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाया
ताकि वो वोल्टेज मेज़र कर पाए, ताकि कितना वोल्टेज वो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग मेज़र कर पाए और देख सकते हैं कि उनका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई किया, 1 वोल्ट अप्लाई किया सपोज, और उसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो कोरस्पॉन्डिंग करंट लेट से 2 एम्पियर हो रहा है। ये 1 वोल्ट यहाँ पे मेज़र करने पे मिला मुझे 1 वोल्ट, और देखा गया कि इस कंडक्टर के जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट की जगह इसका दुगना यानी 2 वोल्ट अगर अप्लाई करता हूँ, तो 2 वोल्ट के अक्रॉस मैंने सर जॉर्ज साइमन ओम ने मेज़र करके देखा कि ये एमीटर जो मेज़र कर रहा है वो 4 एम्पियर हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अनदर अगर 3 वोल्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो उन्होंने देखा कि एमीटर के अक्रॉस जो करंट हो रहा है वो हो रहा है 6 एम्पियर, यानी कि यहाँ से वोल्टेज का दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे भी करंट का दुगना इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे भी वोल्टेज का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 3 गुना, तो यहाँ पे भी करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है 3 गुना। तो सिमिलर वे मतलब देखा गया है कि करंट वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर यहाँ से मैं देखूँ 1/2 आ रहा है, तो हर केसेस में वोल्टेज और करंट का रेशियो 1/2 ही आ रहा है। दैट इज़ नथिंग बट कांस्टेंट, और यही रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म करके सर जॉर्ज साइमन ओम ने अपना स्टेटमेंट दिया था, डेट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो हम लोग डेली यूज़ में टॉर्च लेते हैं उसमें कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, कैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी साथ में इंक्रीज होता है, और वोल्टेज अगर डिक्रीज होता है तो करंट भी साथ में डिक्रीज होता है, वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो एक टॉर्च है, कुछ दिन यूज़ किया हुआ टॉर्च है, उसके अंदर एक बैटरी है, तो उसमें डिम लाइट फ्लो हो रहा है। अब कुछ दिन बाद टॉर्च को यूज़ करते करते मान लीजिए वहाँ पे बैटरी डेड हो गया उसका, तो बैटरी डेड यानी वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अगर वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो टॉर्च का जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा। मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि टॉर्च का बल्ब का जो फिलामेंट होगा उसके थ्रू करंट भी जीरो होगा। अब मैंने उसको क्या किया, उसका सेल को निकाल दिया, बैटरी को निकाल दिया, और एक नया चार्ज्ड बैटरी उसके अंदर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, अगर उसमें इसका मतलब वोल्टेज एकदम मैक्सिमम होगा, और मैंने उसको ऑन करके देखा कि वो मैक्सिमम ग्लो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो बल्ब है, तब उस जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो उसके अंदर बल्ब में करंट भी मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, इसलिए टॉर्च टॉर्च फुल ग्लो में जल रहा है। इसका मतलब हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जैसे वोल्टेज मैक्सिमम हुआ करंट मैक्सिमम हुआ, और बल्ब भी ग्लो मैक्सिमम कर रहा है। अगर वोल्टेज मीडियम है करंट भी कम है तो बल्ब का ग्लोनेस भी कम होगा। वैसे ही अगर बैटरी डेड हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, तो करंट भी जीरो हो गया और बल्ब नहीं जलेगा। सो इसी तरह अगर हम लोग एक रियल लाइफ के साथ अगर इसको कंसिडर करें ओम्स लॉ को, तो जैसे अगर एक पंप के थ्रू, सपोज कीजिए पंप के थ्रू एक पाइप में पानी जा रहा है, एक पंप है, वो पंप के साथ एक पाइप कनेक्टेड है और उसके थ्रू पानी वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि पंप पानी में प्रेशर फ्लो करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज एक प्रेशर देता है। सिमिलरली अगर पंप का प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे पानी का फ्लो रेट भी इंक्रीज होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रेशर इंक्रीज होता है, वैसे ही करंट का रेट भी इंक्रीज होता है। तो इन दैट वे वी कैन कंपेयर द पंप वाटर फ्लो एग्जाम्पल विद द करंट फ्लो एग्जाम्पल हैविंग एन बैटरी सोर्स। तो ये हुआ टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सर्किट में ही ओम्स लॉ फॉलो किया जाए, हर जगह ओम्स लॉ ही फॉलो हो, हर जगह वोल्टेज इंक्रीज के साथ करंट ही इंक्रीज हो, या फिर वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सब जगह पे ये चीज़ फॉलो नहीं करता। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। जैसे कि अगर कोई यूनिलैटरल सर्किट हुआ, यूनिलैटरल सर्किट मतलब वो सर्किट जहाँ पे किसी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि डायोड हो गया, उसमें ओनली वन डायरेक्शन करंट फ्लो पॉसिबल है और ऑपोजिट में पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। सर्किट लाइक नॉन लीनियर सर्किट्स यानी जहां पे
रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। हम लोगों ने तो पढ़ा अभी कि ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन नॉन लीनियर सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, ऊपर से उसमें कभी कभी इंडक्टर और कैपेसिटर भी आते हैं, तो नॉन लीनियर सर्किट भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। कुछ सेमीकंडक्टर है, कुछ सुपर कंडक्टर्स है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी सम कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस लाइक वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर, ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इसके कारण ये सब सर्किट्स जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर सकता। तो इसी तरह हम लोग देखें कि ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि बराबर होता है रेजिस्टेंस के। सो ये हुआ एक ओवरव्यू ओम्स लॉ के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कि ये जो वोल्टेज होता है, ये करंट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी, ये सब क्या होता है, कैसे सर्किट में ये लोग वर्क करता है। तो दैट्स इट फॉर द डे। This is San Chakraborty signing off this session. Meet again with some more interesting content next day. So do follow, subscribe, and like our video. If any doubt, you can comment it down. Thank you.